हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल है। वैसे तो फ्रॉम द टॉप मार्केट करीब 13% गिरा है और कई इन्वेस्टर्स के माइंड में यही प्रश्न है, होल्ड कैश और बाय द डिप। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको दो साइंस जरूर से ट्रैक करनी चाहिए, बहुत ही क्लोजली। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में दीपन मेहता। देखिए, हमारी एक आंख और एक नजर तो ट्रेडिंग टीम के ऊपर है, हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर है। लेकिन क्या पोर्टफोलियो में आपको और पैसा ऐड करना चाहिए, या शुड यू स्टे पुट, यानी कि शुड यू बाय द डिप और शुड यू रिमेन इन कैश? ये जो डिसीजन है दो फैक्टर्स पे चलेगा। पहला तो क्रूड ऑयल प्राइसेस। दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज है उसमें से इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू हायर ऑयल प्राइसेस। जब जब ऑयल प्राइसेस में स्पाइक होता है, इंडिया की पोजीशन नाजुक हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वी आर ह्यूज इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, और ये जो ऑयल है दैट प्राइसिंग इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट। उसकी वजह से पूरी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सेंटिमेंट है, उस पर असर पड़ता है। तो जरूर से ऑयल प्राइसेस ट्रैक कीजिए। अगर ऑयल फिर से $80 के नीचे आ जाता है तो नो डाउट मार्केट थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन ये क्लियर सिग्नल है कि यू कैन पुट योर कैश टू वर्क। दूसरी बात ये है कि अगर ये लंबा चौड़ा चल गया ऑयल रिलीज एट दीस लेवल्स, इवेंचुअली क्या होगा, गवर्नमेंट अपने पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाएगी एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट टू लिव विद हायर ऑयल प्राइसेस। लेकिन एज ए इन्वेस्टर फिर आपको क्या देखना है कि अगर ऑयल प्राइस को कोई सिग्नल नहीं मिलती है, द सेकंड सिग्नल दैट यू शुड लुक फॉर इज हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। यानी कि सेंसेक्स निफ्टी जो है अब ऊपर जाती है, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते नीचे जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का चार्ट देखते हैं तो कई सारे हफ्तों से निफ्टी और सेंसेक्स जो है दे हैव बीन क्रिएटिंग लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। यानी कि जो भी टॉप बनते दे आर लेस देन द अर्लियर वन, जो भी बॉटम बनते दे आर वर्स ऑफ देन द अर्लियर बॉटम। जब ये ट्रेंड रिवर्स होता है, व्हेन वी गेट इनटू हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ठीक है, नाउ वी कैन अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो ये जो दो चीजें उस पर खास आप नजर रखिए। इसलिए ये जो वीडियो में है, वी आर गोइंग टू सजेस्ट टू यू 5 स्टॉक्स जो कि आप इस डिप, यानी कि इस गिरावट में आप खरीद सकते हैं। अगर आप फुली इन्वेस्टेड हो तो भी आप अपना पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो स्टॉक्स है दे आर द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। सेफ भी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, डिसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी है, लार्ज साइज भी है। यानी कि आपकी पोर्टफोलियो में ये एक स्टेबिलिटी ला सकती है, एक सेफ्टी बना सकती है, और थोड़े बहुत रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं व्हेन देयर इज अ रिबाउंड इन द मार्केट। तो हमारी पहली कंपनी है, और आपको शायद आश्चर्य होगा, वो है एचपीसीएल। देखिए, सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी पिट चुकी है इस मार्केट में। उसकी वजह ये है कि जो उनकी मार्केटिंग मार्जिन है वहां पर सीधा सीधा असर हो रहा है, नेगेटिव हो गए, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग मार्केटिंग कंपनी टू इंक्रीज दी ऑयल प्राइसेस। और दूसरी बाजू जो इनके जो क्रूड ऑयल की जो परचेजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ गया है। यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये जो क्रूड प्राइस की जो बढ़त है, जो इंक्रीज है, राइट नाउ दे आर अब्सॉर्बिंग ऑल ऑफ इट। नो डाउट के पास पुराना स्टॉक है अभी ओल्ड प्राइसेस, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि लार्ज पार्ट ऑफ द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस दे आर अब्सॉर्बिंग। कुछ समय बाद, कुछ क्वार्टर्स के बाद शायद गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, कुछ कॉम्पनसेशन दे सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब भी ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर के दाम घटते हैं। ये एक निश्चय, ये एक अजम्पशन नहीं है, ये हमने एक्सपीरियंस किया, ये हमने देखा है 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। लेकिन फिर भी हम एच सेल आपके सामने सजेस्ट कर रहे हैं, एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एक थॉट दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो जब ऑयल प्राइसेस घटेंगे तो रिवर्स हो जाता है, यही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत ही बड़ा रिटर्न दे देती है। एंड इन अ लो ऑयल प्राइस सिनेरियो दे आर ऑलवेज प्रॉस्परिंग एंड फ्लरिशिंग, क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग मार्जिन है वो पॉजिटिव हो जाती है, वो बढ़ती भी है। लेकिन खास एचपीसीएल क्यों हमने चुना है? एक तो उसका डिविडेंड ही करीब 3% है, तो ये थोड़ी सेफ्टी नेट बन जाती है कि 3% रिटर्न आपको वैसे डिविडेंड मिल जाता है। लास्ट क्वार्टर में एचपीसीएल ने करीब 13.5 मिलियन मेट्रिक टन के रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचे थे। उनकी खुद की रिफाइनरी की थ्रूपुट आउटपुट थी 6.7 मिलियन मेट्रिक टन। यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेल्स इट्स दे मेड वाज फ्रॉम देयर ओन रिफाइनरीज। बाकी की जो 50% है
दैट दे हैव टू बाय फ्रॉम आउटसाइड, नहीं कि उन्होंने ट्रेडिंग किया। अब क्या हो रहा है कि अगले 2 साल में उनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ गोइंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 मिलियन मेट्रिक टन टू 45 मिलियन मेट्रिक टन। और ये जो नई कैपेसिटी आ रही है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, यानी कि उनका जो रिफाइनरी का थ्रूपुट है, दैट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इसलिए जो भी रिफाइनिंग मार्जिन्स व्हिच वाज गोइंग टू द अदर पार्टीज फॉर whom they were buying the refined प्रोडक्ट, ये जो रिफाइनिंग मार्जिन है, ये जो प्रोसेसिंग का मार्जिन है, अब एचपीसीएल में आएगा। इसलिए अगर ऑयल प्राइसेस स्टेडी हो जाते हैं, उनको उनका फेयर परचेज प्राइस, फेयर सेलिंग प्राइस मिलता रहे, तो एचपीसीएल की जो अर्निंग्स है वो अगले 2-3 साल में स्टेडीली इंक्रीज हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल केवल 5 है और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 74,000 करोड़ है। देखिए, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको केवल 74,000 करोड़ मार्केट कैप में मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि हमें अगले कुछ सालों तक ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज की तारीख में भी 3-4% वॉल्यूम आ रहा है। इसलिए एज अ गुड ट्रेडिंग बेट, एज अ गुड सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम है, यू वुड सजेस्ट टू लुक एट एचपीसीएल। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको एक मिड थॉट या फिर आपको मैं एक स्टॉक आइडिया देना चाहता हूँ। खुद आपको रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी है, उनका खुद का कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, जरूर से यू मस्ट गो थ्रू इट। स्पेशली उनकी जो स्लाइड है विच इज ऑन दी न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग अप पर खास आप ध्यान दीजिए। हमारी दूसरी कंपनी है वरुण बेवरेजेस। दिस वाज द डार्लिंग ऑफ द मार्केट फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। एक मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है। वरुण बेवरेजेस अगर आप नहीं जानते तो इंडिया की एंड आउटसाइड यूएसए इट इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सी। जी हाँ, आप पेप्सी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पेप्सी कोला आप खरीदते रहे। और जहाँ भी इंडिया में हो, ज़्यादातर जो पेप्सी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिकते हैं, दैट इज बीइंग डन बाय दिस कंपनी। जो फॉर्मूला है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, दैट कम्स फ्रॉम पेप्सी यूएसए, लेकिन इसकी जो बॉटलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय वरुण बेवरेजेस। और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस किया है। इतना सक्सेसफुल है कि पेप्सी हैज ग्रांटेड मोर एंड मोर टेरिटरी विद इन इंडिया एंड ऑल्सो सेवरल कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन अफ्रीका फॉर वरुण बेवरेजेस टू मैनेज। इसलिए केवल इंडिया में ही नहीं, लेकिन उनकी ग्लोबल भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंशन हो रही है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्विजिशन उन्होंने वहाँ पर किए। लेकिन अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँगा कि ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, तो मैं कहूँगा कि हम लोग सब अभी गर्मी में जा रहे हैं, गर्मी की सीज़न में जा रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी हॉट समर। आईएमडी और जो इंडिपेंडेंट क्लाइमेट एनालिस्ट है, उनका कहना है कि वी आर इन फॉर अ सुपर एल नीनो। एल नीनो जभी भी होता है, तभी जो गर्मी की सीज़न है, गर्मी का जो मौसम है, वहाँ पर टेम्परेचर्स और भी बढ़ जाते हैं। तो इफ यू आर गोइंग इन फॉर अ वेरी, वेरी हॉट समर, तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। पिछला 1 साल वाज़ वेरी, वेरी सॉफ्ट फॉर वरुण बेवरेजेस। केवल 10% की उनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी। मैनेजमेंट का कहना है कि जब नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, व्हेन वी हैव अ वेरी हॉट समर, दिस वॉल्यूम ग्रोथ कैन गो इवन हायर। और फिर उनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है, जहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। दे कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ओवर देयर, दे कैन इंक्रीज़ द यील्ड ओवर देयर। तो वो भी जो बेनिफिट्स है, दैट कैन अक्रू टू वरुण बेवरेजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई सारे नए अलायंसेस भी ये कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। हाल ही में they have tied up with a leading US beer company to bottle beer in Africa और valuation attractive है at about 47 times, huge discount to its core fire average। तो जरूर से आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, एग्रेसिव है एंड दे हैव शोन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 4-5 years और सो। चलिए आगे चलते हैं और तीसरी कंपनी को हम एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो कंपनी है वो इंडिया की बहुत ही जानी मानी और पुरानी पब्लिक सेक्टर बैंक है। आई एम सरप्राइज कि मैं एक पीएसयू बैंक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। अब तक के मेरे 30 साल के करियर में हमेशा मैंने पीएसयू बैंक को इग्नोर किया था। उसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, ये इतने बढ़िया वेल्थ क्रिएटर्स रह चुके हैं, इतने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं कि कभी भी हमने पीएसयू बैंक पर नजर ही नहीं डाली। वे जो पीएसयू बैंक है, उनके जो एनपीएज है, बैलेंस शीट क्वालिटी है, और जिस हिसाब से उनका ऑपरेशन था, दे वर लैगिंग इन टेक्नोलॉजी आल्सो एंड देयर सर्विस लेवल्स आल्सो वाज नॉट गुड। इसकी वजह से हमने और कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने पीएसयू बैंक्स को अवॉइड किया था। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि गवर्नमेंट और आरबीआई के कई सारे स्टेप्स के बाद ये जो पीएसयू बैंक्स है, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट टोटली क्लीन अप कर दी है। गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है
उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है, उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, वो अब इम्प्रूव हो चुकी है। और आज की तारीख में कई सारे पीएसयू बैंक के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, वेदर इट इज क्रेडिट ग्रोथ, वेदर इट इज एनपीए, वेदर इट इज प्रॉफिट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ, ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जिस बेसिस पे हम बैंक्स को एनालाइज करते हैं, दे आर बेटर, they are better than all the private sector banks, especially large core five private sector banks. कैनरा बैंक की देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर में उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ थी, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, दैट वाज अप बाय 13-14% और देयर अबाउट। एचडीएफसी बैंक 10-11%, आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक हाई सिंगल डिजिट, यानी कि कैनरा बैंक की जो ग्रोथ रेट थी वाज हायर देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उन्होंने अपने पूरे बैलेंस शीट भी क्लीन अप कर दिया है। उनका जो नेट बैड लोन्स है, नेट एमपीए है, that is at just 0.45%, which is equal to the net NPA of HDFC, ICICI Bank, Axis Bank। यानी कि ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जहां पर कैनरा बैंक इज नाउ लैगिंग द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनकी वैल्यूएशन अभी भी 15 to 20 टाइम्स है, और कैनरा बैंक है, इसकी वैल्यूएशन है केवल 6.25 टाइम्स। इसकी डिविडेंड यील्ड भी 3%, यानी कि एक वैल्यू प्ले है। और जब जब नतीजे अच्छे आएंगे, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स विल पे अ हायर ई मल्टीपल, उसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जरूर से मेरे ख्याल से एक्सपेंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जो कि शायद अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए प्लीज, ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना स्टडी कीजिए। लेकिन कैनरा बैंक एंड ऑल अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव एट दीज डेज। चलिए आगे चलते हैं, हमारी जो चौथी कंपनी है उस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ये भी एक सरप्राइजिंग कंपनी है, एक लैगार्ड टी, काफी डिसअपॉइंटमेंट दिया है, लेकिन हाल ही में 2-3 क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं बहुत ही बढ़िया आए हैं, एंड लुक्स लाइक द कंपनी इज गॉन बैक इनटू इट्स ओल्ड ग्रोथ फेज। ये जो कंपनी है इसका नाम है ग्लैंड फार्मा। और आपको आश्चर्य होगा कि जो ग्लैंड फार्मा है, इट इज ओन्ड बाय अ चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि एक चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये एक इंडियन सब्सिडरी है, और सबसे ज्यादा उनके रेवेन्यू सेल्स आर गोइंग टू द यूएस मार्केट। खास बात, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी यूएस में जो दवाई बेचती है, दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, एंड दे आर इंजेक्टेबल्स। देखिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में जो कंपनी इंजेक्टेबल्स बनाती है, इंजेक्शन बनाती है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनकी जो अप्रूवल प्रोसेस है, दैट इज फार मोर स्ट्रिंजेंट, फार मोर कॉम्प्लेक्स देन कंपनीज जो कि केवल कैप्सूल्स या पिल्स बनाती है। और ये जो ग्लैम फार्मा है, उसने कई सारे काफी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और नीश प्रोडक्ट्स, स्पेशली इंजेक्टेबल्स, उन्होंने डेवलप किए। और जो भी उन्होंने एप्लीकेशंस की थी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, अब उनमें सेल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। पूरी फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये जो वेट लॉस ड्रग्स है, सेनीग्लूटाइड या फिर ओजेम्पिक जो बोलते हैं, या वीगोवी, ये जब जब ऑफ पेटेंट जाएंगे अलग अलग कंट्रीज में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी फॉर अ लॉट ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनीज इंक्लूडिंग लैंड फार्मा टू एक्सप्लोर दोज मार्केट्स। जैसे मैंने कहा, इस कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यूज वर ऑफ 22.5% एंड नेट प्रॉफिट वाज ऑफ 36%। वैल्यूएशन एट 31 टाइम्स बहुत ही अट्रैक्टिव है, स्पेशली फॉर अ हाई टेक एंड कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ये जो कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है, जरूर से इसको फायदा होगा। तो मैं तो जरूर से ग्लैंड फार्मा अपने वॉच लिस्ट पे रखूंगा। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर फार्मा कंपनीज, थोड़ी अलग टाइप की इनकी बिजनेस मॉडल है। और अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड 2-3 साल पहले तक बहुत ही बढ़िया था, लेकिन 2-3 साल में थोड़ा खराब हो गया है। बहुत ही रेमीडियल एक्शन उन्होंने लिए हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इस कंपनी के ग्रोथ पैटर्न आगे चल के सुधरने चाहिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए। और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी आखिरी कंपनी है एक सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखिए, जितनी भी सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहाँ पर हमने भारी गिरावट देखी है। वजह यह है कि स्ट्रीट इज़ वरीड अबाउट इंक्रीज कंपटीशन, और यूएस ने जब टैरिफ लगा दिए थे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, तो थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ गया था। लेकिन देखिए, ये जो युद्ध हुआ है, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, गैस की शॉर्टेज हो गई है, तो डेफिनेटली जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वहाँ पर फिर से अटेंशन आ गया, वहाँ पर फिर से इंटरेस्ट आ गया है। और ये जो कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, इसका नाम है विक्रम सोलर। आपको आश्चर्य होगा कि हाल ही में दिसंबर महीने
उनकी कैपेसिटी डबल हो गई है। फ्रॉम अराउंड 4.5-5 गीगावाट दे हैव गॉन टू 9 गीगावाट्स, और अगले 2-3 साल में ये 9 गीगावाट से 12-13 गीगावाट चले जाएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली 1-1.5 साल में कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा फॉर सोलर सेल्स एज वेल, यानी कि एक इंटीग्रेटेड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाएगी। शानदार ऑर्डर बुक पोजीशन है, विच इज कवर्ड फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1.5 to 2 years और सो। बैलेंस शीट क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसका कंपनी का, और जो उनकी टेक्नोलॉजी है दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सोलर, टॉप कॉन जो बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर जनरेशन। ये जो कंपनी है इसके 20% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से भी आ रहे हैं, और अगर इंडिया और यूएस के बीच में ये जो टैरिफ है जो सेटल हो जाता है तो ज़रूर से एक नया एक्सपोर्ट मार्केट इस कंपनी के लिए ओपन हो जाएगा। दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया थे। अगर हम देखेंगे तो द रेवेन्यूज वेंट अप बाई मे बी 7-8%, लेकिन जो प्रॉफिट था दैट वेंट अप बाय 436%, यानी कि ह्यूज जंप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एज वेल। वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है एट जस्ट 15.42 टाइम्स, और ये जो कंपनी है इट इज डाउन 52% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एक नई लिस्टिंग है, इट इज डाउन हाफ द प्राइस फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, यानी कि ये एक वैल्यू बाय बन चुकी है। तो मेरी राय में ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से आप इस कंपनी को ट्रैक कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है तो ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी करके सोच समझ के आप निवेश कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन होल्ड कैश or buy the dip, and which companies you should look at buying in this situation. It is not bottom fishing, but certainly market एक bottom बनाएगा। जब बनाएगा तो आपको क्या करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए उस हिसाब से हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो प्लीज़ राइट टू अस। कैसे लगा ये वीडियो, दैट ऑल्सो वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू एज अ फीडबैक। और अगर आपके पास भी कोई स्टॉक आइडियाज है तो प्लीज़ सजेस्ट इट टू अस। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड स्टॉक्स एंड गुड सेक्टर्स टू डिस्कस विद ऑल आवर व्यूअर्स। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.